Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 31st of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 31 मार्च 2025 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये करंट अफेयर्स का एक फुल्ली पैकेज्ड वीडियो मिलता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का कंप्लीट एनालिसिस हम करते हैं। जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, भविष्य में अगर एग्जामिनेशन में इन आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन इन्हीं डेटा से फंसेंगे। इतना एक होलिस्टिक वे में हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। 2 वीडियोस अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे इस पर्टिकुलर चैनल पे। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है। जो इसके बाद वीडियो अपलोड होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का, वहाँ पे मैं होलिस्टिक न्यूज़पेपर को कवर करता हूँ विद प्रॉपर एडिटोरियल एनालिसिस, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर राइटिंग। आज भी दोस्तों उसी प्रकार से सेशन होने वाला है, एक इंडियन एक्सप्रेस वीडियो, एक द हिंदू वीडियो। द हिंदू में तो कंप्लीट हम न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग के 5 बजे वाले इस वीडियो के अंदर में कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हम ले लेते हैं अलग अलग जगह से, ताकि आपका जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा ये आर्टिकल ना छूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल के साथ में। जो पहला टॉपिक है ये जीन बैंक के बारे में बात कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये टर्म सुना होगा, रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में था। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द न्यूज़, खबर क्या है, क्योंकि करंट अफेयर्स में खबर तो पता होनी चाहिए। खबर हमारी है दोस्तों कि भारत सरकार ने एक दूसरा नेशनल जीन बैंक को सेटअप कर लिया है। ये दूसरा जीन बैंक बनाया जा रहा है, दैट मीन्स हमारे पास में ऑलरेडी पहला जीन बैंक बना हुआ है। जी बिल्कुल सही बात है, ये सेकेंड जीन बैंक हमने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि अपने देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। कभी भगवान ना करे दिक्कत आ जाए, खाने का यहाँ पर कमी पड़ जाए, खाने का अकाल जैसा सिचुएशन हो, तो ये जीन बैंक काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि इस जीन बैंक में क्या होगा, हम अपनी जो अलग अलग फसल हैं उनके टिश्यू, उनकी जो बीज होती है सीड्स, उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और इस भी जीन बैंक में जितने भी सीड्स वगैरह इस्तेमाल, मतलब जो हमने प्रोटेक्शन करके रखा है, भविष्य में अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको यूज़ किया जा सकेगा। कोई भविष्य के अंदर में फूड क्राइसिस अगर होता है तो उस फूड क्राइसिस से बचा जा सकेगा। ये हमारा मेन पर्पज़ है इस जीन बैंक के पीछे का। तो न्यूज़ आपको पता चला क्योंकि भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हमारे देश को दूसरा नेशनल जीन बैंक मिल चुका है। जो ये दूसरा नेशनल जीन बैंक होगा, लगभग 10 लाख के आसपास जो हमारी अलग अलग फसलों की बीज, टिश्यू, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसको ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, ताकि भविष्य में कोई चीज़ को ग्रो करना हो आराम से कर सकें और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकें, खाने का कोई अकाल जैसी सिचुएशन हमको ना देखने को मिले। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव आज हमारा इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन का हिस्सा है, याद रखिए। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए, वो भी नए नए आविष्कारों में। नए नए आविष्कार करना ज़रूरी है जिस प्रकार की समस्याओं से आज दुनिया गुजर रही है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, फूड क्राइसिस का इशू हो गया। तो इसमें नए आविष्कार होने ज़रूरी हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको हम सिक्योर कर सकें। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये भी इसी नए इनोवेशन के तहत लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर, ये पूरा आपने नाम सुना, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, ये अब की बार हमारे यूनियन बजट 2025-26 का थीम भी था, जो रीसेंट तौर पे रिलीज हुआ है। बजट का पूरा वीडियो चैनल पे पड़ा है, मेक श्योर करना एग्जाम में जाने से पहले उसको पढ़ लेना। ठीक है, नाउ ये तो आपको खबर समझ में आ गया, होलिस्टिक सिनेरियो समझ में आ गया। क्वेश्चन यह है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जीन बैंक। जीन बैंक होता क्या है? जहां पे हम जेनेटिक्स को थोड़ा सा स्टोर करके रख सकें। तो जीन बैंक, बैंक में क्या होता है, जैसे नॉर्मल बैंक्स है जहां पे आप अपने पैसे वगैरह को रखते हो, एक स्टोरेज फैसिलिटी आपको वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये जीन बैंक है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने प्लांट्स के, अपने फसल के जो बीज हो गए, उनके पोलन हो गए, उनके टिश्यूज हो गए, इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर में रखा जाता है ताकि प्लांट की स्पीशीज को हम लोग यहाँ पर बचा सकें, प्लांट की स्पीशीज की यहाँ पे सुरक्षा कर सकें। जैसे भविष्य में कोई प्लांट अगर एक्सटिंक्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये जीन बैंक है वो हमने तैयार किया है। कि भाई जैसे मान लो आज के समय पर क्या हो रहा है, हम लोग लगातार डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, और कई बार ऐसे खतरनाक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे जो प्लांट्स है दोस्तों वो डैमेज हो रहे हैं, मिट्टी का उपजाऊपना खत्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि इन जितने भी फसल हैं इनकी कुछ यहाँ पर जो सीड्स वगैरह हैं, पोलन्स वगैरह, उनको बचा के रख सकें एक जीन बैंक में।
और उस बैंक में ऑलरेडी जैसा आपकी मनी की प्रोटेक्शन कर रहा है बैंक, वैसे यहाँ पर इस वाले बैंक में प्लांट्स के ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, ताकि वो प्रजाति ऐसा ना हो भविष्य में कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई देखो मान लो आज लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये प्लांट जो है सूटेबल तौर पे ग्रो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया है। एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरह से विलुप्त हो जाना। हम विलुप्त होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमने उसके बीज बचा के रखे हैं। खत्म होगा तो उस बीज को वापस से उगाएंगे, वापस से वो प्लांट्स की प्रजाति को जीवित करेंगे, ताकि भविष्य के अंदर में उसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। यह है यहां पर दोस्तों जीन बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट। इस बैंक के अंदर में हम क्या करते हैं, सैंपल्स को स्टोर करके रखते हैं, और वही सैंपल आगे भविष्य में क्रॉप्स की ब्रीडिंग करवानी हो, कोई नई प्रकार की रिसर्च करनी हो, या कंजर्वेशन अपने प्लांट्स को बचाने का काम करना हो, उसमें भी यह मदद करता है। तो जीन बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना, जो हमारे लिए आज तो बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्लाइमेट चेंज और ये सब वगैरह वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहोगे सर आपने अभी ये बताया कि ये जो जीन बैंक बनाया गया है ये दूसरा बैंक है ना, भारत सरकार ने ये सेकंड नेशनल जीन बैंक को अनाउंस किया है। तो इससे पहले वाला जीन बैंक हमारे पास में कब आया? जो पहले वाला भारत का सबसे पहला नेशनल जीन बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा, वो 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के माध्यम से। तो ये उस समय पर हम लोगों ने पहला नेशनल जीन बैंक बनाया। अब इस जीन बैंक का करंट स्टेटस सुनिए। देखिए जो ये नया जीन बैंक बना है ना, ये बाकी सारे भी जीन बैंक से, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देशों ने ये वाला कॉन्सेप्ट अपना रखा है। उन्होंने भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्लांट्स की स्पीशीज़ को बचाने के लिए उनके सीड्स वगैरह प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। करंट स्टेटस देखोगे, जो भारत वाला ये जीन बैंक है ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेन पेपर लेकर बैठे हो तो लिख लेना। इंडिया वाला दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। तो सर पहले नंबर पे कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक जो है वो नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम है स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। सीड वॉल्ट आप समझ रहे हैं, यानी कि जो भी बीज हैं हमारे प्लांट्स की उसको यहाँ पे रखा गया है प्रोटेक्शन के फॉर्म में। अलग अलग कई हजारों प्रजातियों की, हजारों तरीके की जो यहाँ पर टिश्यूज हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखी गई हैं। समझ गए? अब जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पास में दो इंपॉर्टेंट बॉडीज आती हैं। एक है यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड दूसरा है नेशनल जीन फंड। ये जो बॉडी है एक सबसे उच्चतम लेवल की बॉडी मानी जाती है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आती है। इस एग्रीकल्चर रिसर्च का मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में नए नए प्रकार के जो ट्राई हैं, रिसर्चेस हैं, वो करना, हर प्रकार का सोल्यूशन निकाल के लेकर आना, ये इसका मेन पर्पज होता है। ठीक है, फिर हमने एक नेशनल जीन फंड भी बना रखा है, ताकि इस जीन बैंक वाले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और ये जो नेशनल जीन फंड का कॉन्सेप्ट है, इसको हमने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के सेक्शन नंबर 45 के तहत एस्टेब्लिश किया है, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि अच्छी तरीके से फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इस कंजर्वेशन एफर्ट को जो मैं आपको बता रहा था, जो हम ये काम कर रहे हैं जीन बैंक वाला, इसको सपोर्ट करने का काम करना, ये सब यहाँ पर इन बॉडीज़ का मेन पर्पज़ होता है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आप किसी को भी समझा पाओगे एग्जैक्टली क्या ये कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करता है। फैक्ट्स क्लियर हो गए, और साथ ही साथ में आपका एक डेटा भी क्लियर हो गया जो मेंस में हेल्प करेगा। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा है तो आप जीएस पेपर नंबर 2 को ओपन कीजिए, बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पे चले जाइए। बिल्कुल लास्ट में जो उन्होंने दिया है वहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, पढ़ के आना भाई, सिलेबस में दिया हुआ है। तो अब करना क्या है भाई? बिम्स्टेक चर्चाओं में आ चुका है। क्यों चर्चाओं में आ चुका है? खबर क्या है? खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये थाईलैंड विजिट करने वाले हैं। थाईलैंड, हाँ सुना होगा, थाईलैंड पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चाओं में आ चुका है। थाईलैंड और म्यांमार, यहाँ पे भूकंप आया था। थाईलैंड में एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग गिरी, जो 30 मंजिला बिल्डिंग थी, आपने देखा होगा। कुछ लोगों की जान गई है, लेकिन म्यांमार में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री थाईलैंड यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। क्यों? ये भूकंप वाला केस नहीं है। भूकंप के लिए ऑलरेडी भारत मदद पहुंचा रहा है। आपको पता है म्यांमार में बहुत सपोर्ट हमने प्रोवाइड करवाया है। पीएम मोदी इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात है दोस्तों बिम्स्टेक समिट की। तो बिम्स्टेक समिट की जब डिस्कशन होती है तो ये छठा बिम्स्टेक का समिट 3 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में इस बार थाईलैंड में होने वाला है। तो दोस्तों बिम्स्टेक के जितने भी कंट्रीज इसके सदस्य हैं, इसका मेंबर्स है, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि भारत भी इसका मेंबर है, तो ये सब शामिल होंगे, हमारी लीडर्स शामिल होंगे, तो पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। दैट इज़ वाई बिम्स्टेक ग्रुप चर्चाओं में है।
और आगे जब आर्टिकल पब्लिश होंगे भर भर के बहुत सारी खबरें आने लगेंगी, बिम्स्टेक बिम्स्टेक बिम्स्टेक। तो पढ़ना क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, बिम्स्टेक एग्जैक्टली है क्या? यह है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज इसमें जो शामिल हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। इनका मेन पर्पज़ है आपस में कोऑपरेट करके वर्क करना। एक शानदार सा आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स के बारे में मेंशन किया गया है जो आसपास के पड़ोसी देश हैं। ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। ये रहा हमारा भारत, ऊपर नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका एंड उसके बाद यहाँ पर छोटा सा देश बांग्लादेश, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। ये सभी कंट्रीज बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। अब इसमें अगर आप देख पाओगे दोस्तों, एक आता है साउथ ईस्ट एशिया और एक आता है साउथ एशिया। वैसे अगर आप देख पाओगे तो ये पूरा एशिया है ना, ये पूरा का पूरा एशिया है। इस एशिया में साउथ वाला पोर्शन तो यहाँ पर ये वाला हो गया, साउथ ईस्ट एशिया ये वाला हो गया। तो बिम्स्टेक का मेन पर्पस क्या है सर? हमारे साउथ ईस्ट एशिया को और साउथ एशिया को, इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करना, जो कि कर भी रहा है, ये आप देखोगे। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में आपका म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे के सारे कंट्रीज आ गए। इधर साउथ एशिया में आपका इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, ये देश आ गए। तो मेंबर कंट्रीज की जब बात करते हैं तो कितने मेंबर्स इसके हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा। अब 7 कंट्रीज को ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका, भारत के आसपास के पड़ोसी देशों का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की हैं। जब मैंने वर्ड यूज किया साउथ ईस्ट एशिया तो म्यांमार, थाईलैंड। अब म्यांमार थाईलैंड में इतना ज्यादा भयंकर भूकंप आया, भूल ही नहीं पाओगे। तो याद रखना बिम्स्टेक के 2 मेंबर्स साउथ ईस्ट एशिया के हैं। बाकी जो यहाँ पर मेंबर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो बाकी 5 मेंबर्स हैं वो भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और यहाँ पर इंडिया खुद इसका मेंबर है, ठीक है। ये कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट करती हैं इस बिम्स्टेक नाम के ग्रुप के अंदर में। इस ग्रुप को बैंकॉक के अंदर 1997 में तैयार किया गया था, तब से यहाँ पर ये ग्रुप काम कर रहा है। अगर मैं इस ग्रुप का थोड़ा सा इतिहास बताऊं, इतिहास इन द सेंस इवोल्यूशन, कि ये ग्रुप एग्जैक्टली शुरुआत कैसे होती है। जैसे आप यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं या शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, कुछ उसी प्रकार का इवोल्यूशन का प्रोसेस बिम्स्टेक के साथ में भी रहा है। स्टार्टिंग के तौर पे जो ये बिम्स्टेक था वो केवल BISTEC के नाम से जाना जाया करता था, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ये सारे देश हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, 1997 में म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया, 2004 में नेपाल, भूटान ने ज्वाइन किया। तब से यहाँ पर ये बिम्स्टेक नाम रखा गया और बिम्स्टेक के नाम से ही आज भी हम इसको जानते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? ये पर्टिकुलर बॉडी सार्क नाम के ग्रुप के ऑल्टरनेटिव की तरह काम करती है। सार्क बेसिकली आज के समय पर आपको पता है एक और ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन नेशंस में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है ना, वो आसियान वाला ग्रुप है, ठीक है। ये सार्क वाला जो ग्रुप है इसमें भी कुछ मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एशियन मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज ये ग्रुप सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसी का ही ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने क्या किया, बिम्स्टेक को तैयार किया। अब इंडिया का जो रोल है बिम्स्टेक में वो बहुत बड़ा है। भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है बिम्स्टेक के अंदर में। इन सब देशों में अगर आप देख पाओगे तो एक मैसिव इकॉनमी, मैसिव पॉपुलेशन के साथ में इंडिया ही आता है यहाँ पर, जो इसको लीड कर रहा है। अब दोस्तों इनके साथ में व्यापार को बढ़ाना, ट्रेड को लेकर बातचीत करना, और इंडिया की अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है इन बिम्स्टेक के देशों के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हमारा पड़ोसी देश पहले है, कोई आपदा है कि हम खड़े हैं उनके साथ में, समझ रहे। तो इंडिया का जो रोल है इसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अभी जो विजिट होगा देखेंगे भैया क्या डिस्कशन होता है, क्या कमिटमेंट्स करे जाते हैं, क्या कोई नया प्रकार का एंगेजमेंट होगा इन सब देशों में। जो भी आएगा वो सब न्यूज़ में होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करो यार, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग उसे प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ बहुत पहले आया करती थी, इसको हमने वापस से कंटिन्यू किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे। नाउ ये जो अगला आर्टिकल होने वाला है ये आपका GS पेपर नंबर 2 डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कोएलियक डिजीज़ के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी आपको देखने को मिलेगी जो पिछले कुछ समय पर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में कवर की गई है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आज हम बहुत उपयोग भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से अपने आप को बेहतर बना रहा है। और बताया जा रहा है कि जो ये कोएलियक डिजीज़ है, इस डिजीज़ को अच्छी तरीके से डायग्नोस करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। किस इंसान को ये बीमारी है
उस बीमारी का पता लगाने में एआई का उपयोग किया जा सकता है। बस इतनी सी खबर यहाँ पर कवर की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए, हाल ही में कोएलिएक नाम की डिजीज चर्चाओं में थी, क्या आपने पढ़ा है उसके बारे में? हाँ, अब आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको पता होगा इसके बारे में, कोई क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। ये डिजीज होती क्या है, इसमें इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कई बार हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम देते हैं। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी, आपको पता है एक इंसान की जो इम्यूनिटी है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उसको बीमारी से बचाने के लिए। अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो ऑब्वियस सी बात है उसको यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी बीमारी है इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती। और इम्यूनिटी मान लो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो छोटी मोटी बीमारी भी उसके लिए जानलेवा हो सकती हैं, फेटल हो सकती हैं, याद रखिएगा। तो एक इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे खुद की बॉडी की जो ये इम्यूनिटी है वो मिस्टेकनली, गलती से क्या करती है, हमारे बॉडी को अटैक करने लगती है। तो वही केस यहाँ पे इस वाले बीमारी के अंदर भी होता है, याद रखिए। तो ये जो पर्टिकुलर बीमारी है ना जिसकी हम बात करें, कोलियक डिजीज, इसमें एक इंसान की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, जो हमारी आंतें होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको पढ़ते हो, छोटी वाली आंतों की हम बात कर रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम खुद यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से कोएलिक नाम की डिजीज फैलती है, याद रखिए। नाउ क्वेश्चन यह है, अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट में हो गया, क्या कारण था इसके पीछे? कारण जो आपने खाया वो था। कैसे होता है ये, इम्यून उल्टी तरीके से रिएक्ट तब करता है जब आप अपने बॉडी में ज्यादा ग्लूटन को लोड कर रहे हो। ग्लूटन क्या है? ग्लूटन आपने देखा होगा, कई बार हम बोलते हैं भैया ग्लूटन फ्री जो फूड हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जिसमें ग्लूटन है प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन है, और वो जो प्रोटीन है वो हमारे अलग अलग प्रकार के फूड्स में मिलता है, चाहे वो गेहूं हो, बार्ले हो, राई हो, इसके अंदर में ग्लूटन प्रेजेंट होता है। आप इसको जब बहुत ज़्यादा लोड कर लेंगे तो इसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, वो खुद, जिसका काम था हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, वो खुद क्या कर रहा है, हमारी जो छोटी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको उल्टा अटैक कर रहा है। अटैक कर रहा है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो खाने से जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो हमारे बॉडी को नहीं दे पा रही है। समझ रहे हैं? अब क्या हो रहा है, डायरिया की समस्या हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, आपकी बॉडी को पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कह सकते हैं समस्याएं बॉडी के अंदर में धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। ये आप देख पाओगे इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बढ़ जाता है। जब एक इंसान को कोएलिक डिजीज बुरी तरह से अफेक्ट करती है तो आप देख पाओगे ये जो है ना, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये नॉर्मल छोटी वाली इंटेस्टाइन नजर आ रही है। लेकिन जब किसी को सेलिक नाम की डिजीज आती है, कोएलिक नाम की डिजीज हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये पूरी इंटेस्टाइन है ये फ्लैट हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये आप देख पाओगे, ये हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन है, हेल्दी और छोटी वाली इंटेस्टाइन। ये वाली आप देख पाओगे इसमें सूजन हो गई है, आंत के अंदर में सूजन कई बार हो जाती है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी खामियां होने लगती हैं। कब होती है, कैसे होती है, ये हमने इसके पीछे के कॉजेज पढ़ लिए। तो क्वेश्चन ये है, सर हम तो सब खाते हैं यार, ग्लूटेन कहीं ना कहीं पहुंच जाता है बॉडी में, किसी को ये हो जाए प्रॉब्लम तो पता कैसे चलेगा? पता चलता है बीमारी का किसी उसके लक्षण देख के, सिम्टम्स को देख के। तो अगर ये जो कोएलिक नाम की डिजीज किसी को हो जाती है तो उसमें क्या लक्षण नजर आते हैं दोस्तों? सबसे पहला लक्षण डाइजेस्टिव इश्यूज, किसी को डायरिया होना, ब्लोटिंग होना, अब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वजन धीरे धीरे करके कम होते चले जाना। अब ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, थकान होना। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे बॉडी में पोषण नहीं मिलेगा, आयरन की कमी होना, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो हमको देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा बच्चों में अगर ये बीमारी होती है दोस्तों, तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चा अपने बचपन में तेजी से ग्रो करता है, डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं उसके बॉडी के अंदर में, वो रुक जाती है। समझ रहे हैं? तो ये है इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स, कोई लक्षण है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसके बारे में, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसके पीछे का रिस्क क्या है? सबसे पहला जो रिस्क है दोस्तों वो है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर वो लोग, मतलब किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है इस बीमारी से? स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर कह सकते हैं कि वैसे तो ये बीमारी ना किसी भी उम्र में डेवलप हो सकती है, ऐसा मत सोचना कि केवल बच्चों में डेवलप होती है। बच्चों को तो अफेक्ट करती है, हमने देखा, लेकिन बच्चों के साथ साथ किसी भी प्रकार की एज में जब आप ग्लूटेन को कंज्यूम करेंगे तब बीमारी हो सकती है। और हर 100 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर बीमारी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है, ये भी बताया गया है।
अब सर लगे हाथ ट्रीटमेंट भी बता दो, उपाय क्या है। वैसे तो अगर आप देख पाओगे तो कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट यही है कि जब भी आप अपना कुछ कंजम्पशन कर रहे हो, अपने डाइट को ट्रैक करिए और उसमें ये देखिए कि आपकी जो डाइट है वो ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए, आप ग्लूटेन को ज़्यादा कंज्यूम ना कर रहे हो, तभी आप सिम्टम्स को मैनेज कर पाएंगे, अपनी आंतों को आराम दे पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर इसके उपाय हो गए। क्लियर हो गया? चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगला आर्टिकल जो है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वाली खबर में दोस्तों मेंशन किया जाता है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है हमारे प्रीलिम्स के अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कोई और नेशनल पार्क है, उन सब को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात होती है तो पहले ये सुनिए हम इसको कवर क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। रीज़न यह है, भारत में पहली बार कुछ इस तरीके का काम किया गया है, वो है इंडियन बाइसन फेस्ट। भारत के अंदर आपको पता है एक इंडियन बाइसन पाया जाता है ना, कुछ सांड की तरह यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन बाइसन। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करा है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिस वजह से ये देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहले देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यह है दोस्तों ओडिशा के अंदर। अब जो ओडिशा के स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए। ओडिशा में बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर सेंचुरी बिलोंग करती है और वहीं पर हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम के जस्ट पास में ही आपको ये देखने को मिल जाता है। इस पूरी जगह का, इस देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। हमारे एक फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई जी, इनसे एसोसिएटेड ये जगह आपको देखने को मिल जाएगी। जब स्पेशली यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो उनके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये बेस बना। समझ रहे हैं? तो इनसे एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक एसोसिएशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर यह देखा है कि इस देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में जो इंडियन बाइसन फेस्टिवल है स्पेशली वो रखा गया है ताकि हम इस बाइसन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। समझ रहे हैं? तो ये इंडियन बाइसन एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या, इंडियन बाइसन को हम गौर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। तो ये एक बहुत बड़े साइज का यहाँ पर आप देख पाएंगे एक वाइल्ड कैटल है, एक कह सकते हैं जंगली सा सांड आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी ऊंचाई और लंबाई बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर ऐसे जंगल जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है। और दुनिया भर में वैसे इस बाइसन की ज़्यादा प्रजाति नहीं है, 13,000 के से लेकर 30,000 के आसपास यहाँ पर इनकी प्रजातियाँ प्रेजेंट हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, आपसे यहीं पर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइसन के बारे में पूछा जा सकता है। बाइसन के बारे में 2 से 3 फैक्ट्स पढ़ के चलिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया, इस इंडियन बाइसन की जो प्रजाति है 13,000 से लेकर 30,000 के आसपास ही केवल इनकी पूरी संख्या है दुनिया में, जिसमें से 85% के आसपास इनकी पॉपुलेशन इंडिया में प्रेजेंट है। नाम ही यहाँ पर इसका इंडियन बाइसन है। बाकी इसकी बची कुची पॉपुलेशन कुछ यहाँ पे म्यांमार में, बर्मा में है, देन उसके बाद थाईलैंड में है। ठीक है, इंडिया में अगर 85% पॉपुलेशन है तो वो कहाँ कहाँ पर है? तो दोस्तों वेस्टर्न घाट्स में आता है। जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। इन वेस्टर्न घाट्स में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यहीं पर आपको केरला देखने को मिलेगा, तो वायनाड की हम बात कर रहे हैं, नागरहोल की बात कर रहे हैं, बंदीपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। फिर ऊपर जाओगे दोस्तों गोवा मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में बिहार में भी याद रखिए, गोवा एंड बिहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 जगह के नाम याद रखने हैं। वन इज गोवा एंड अनदर वन इज बिहार। गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल है ये क्या? इंडियन बाइसन। ठीक है, आयुसेन की बात करते हैं तो आयुसेन के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति है। अपेंडिक्स 1 में यहाँ पर कवर किया गया है, साइट्स के अंदर इसका व्यापार नहीं कर सकते, इसका हंटिंग वगैरह ना हो, शिकार ना हो, इसलिए यहाँ पर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में भी कवर किया गया है। तो ये बाइसन के बारे में हर एक डेटा हो गया। और कुछ पढ़ना है तो ये आपके सामने कुछ और डिटेल्स मैंने बाइसन के बारे में मेंशन कर दी है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रेजेंस देखने को मिलेगा, आईयूसीएन स्टेटस, साइट्स स्टेटस एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस। ठीक है, चलें आगे आते हैं। ज्योग्राफिकल रेंज हम पढ़ ही चुके हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। इंडिया में अच्छी खासी इसकी पॉपुलेशन अवेलेबल है, स्पेशली यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। चलिए अगली खबर, ये बहुत शानदार खबर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पढ़ के जाना। आखिरी खबर है, फटाफट इसको कवर करते हैं। इस टॉपिक में हम
आराम से जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में इसको लिंक कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने अलग नोट किए हैं, मेंस के लिए अलग से फैक्ट्स नोट किए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में एक्सप्लेनर सेक्शन पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। क्या बात हो रही है? इंडिया के कॉटन क्राइसिस के बारे में। हम बात कर रहे हैं कॉटन यानी कपास की। जब मैं बात करता हूं कपास की, तो भारत एक समय पर कपास के मामले में एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था, जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता था। लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ आपको पता होगा हमने कपास को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया है। तो प्रोडक्शन भी किया है, एक्सपोर्ट भी किया है। अपने आप में ही दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इंडिया बहुत सारा पैसा अर्न करता था कपास को एक्सपोर्ट करके। लेकिन एक समय पर जो राजा कपास का कहलाया करता था, आज दोस्तों वही सबसे ज़्यादा संकट में है, परेशानी में है। कहने का मतलब यह है, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल ऐड करके देता हूँ। जब हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या सुधार आया। डिफेंस सेक्टर में यह सुधार आया, एक समय पर दुनिया भर से हम हथियार को खरीदा करते थे। अब हम हथियार को धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, चाहे फिलीपींस हो चाहे कोई दूसरा देश हो, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यही केस रिवर्स हो चुका है कॉटन के मामले में। कॉटन के मामले में एक समय पर हम एक्सपोर्ट किया करते थे, बहुत सारा पैसा कॉटन बेचकर कमाया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हो चुकी है कि अब यही कॉटन हमें बाहर अलग अलग देशों से खरीदना पड़ रहा है, यानी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स यहां पे जो जर्नी है वो उल्टी पड़ गई है। जर्नी हो चुकी है फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंसी टू इंपोर्ट डिपेंडेंस। जब एक बार खुद अपने आत्मनिर्भर की तरफ यहां पर हम बढ़ चुके थे, खुद अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे कपास के क्षेत्र में, आज वहीं पर हमें अलग अलग देशों से कपास मंगाना पड़ रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे का? आइए मैं आपको बताता हूं। इसमें बहुत रेलिवेंट चीजें हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं एक समय पर प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर सब हुआ करता था भारत। लेकिन 2002 और 3 के बाद कहानी बदलनी शुरू हुई। 2002 और 3 में हमने बीटी कॉटन नाम का एक नया प्रकार का कॉटन इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले क्या होता था, जो कॉटन की जब खेती होती थी, हमारे फार्मर्स कपास की खेती जब करते थे तो उसमें कीड़े लग जाते थे या वो खेती खराब हो जाती थी। तो हमने क्या किया, उसी कपास के कुछ जेनेटिक चेंजेस करे, जीन के अंदर बदलाव किया और जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करने के बाद में एक नया प्रकार का कॉटन दुनिया के सामने रखा। उसको नाम दिया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में बस खाली हमारा मेन पर्पस ये था कि हम एक ऐसा कपास बनाएंगे उसके जीन के अंदर बदलाव करके कि उसमें कीड़े ना लगें। तो ऐसा हमने किया भी, बीटी कॉटन बनाया। बीटी कॉटन बेहतरीन तरीके से काम किया। इवन 2002 और 3 के बीच में बीटी कॉटन आया और 2013 से 14 के बीच में आप इमेजिन करो 95% बीटी कॉटन का एडॉप्शन हो चुका था। हम केवल और केवल यही कपास उगा रहे थे। लेकिन अचानक से 2013-14 के बाद कहानी पलट गई। 2024-25 ये आज के समय पर जब हम बैठे हैं तो आज ये प्रोडक्शन डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि बदलाव आया, एक झटका लगा हमको। हमने इस प्रोडक्ट में, इस फसल में बदलाव करके, उसके जेनेटिकल चेंजेस करके नया बीटी कॉटन तो बनाया था सही, और हमारा मेन पर्पस यही था कि इसमें कोई बीमारी या कोई कीड़ा ना लगे। लेकिन दोस्तों अचानक से मार्केट में कीड़ा आ जाता है जिसको बोलते हैं पिंक बोलवर्म। और ये जो कीड़ा होता है पिंक बोलवर्म, ये तो यहाँ पर बीटी कॉटन पे भी भारी पड़ गया। और जैसे यहाँ पर पिंक बोलवर्म का ये बढ़ोतरी देखने को मिली, इसने ये कपास की फसलों को खाना शुरू कर दिया। और आज दोस्तों ये प्रोडक्शन है, ये डिक्लाइन हो गया। पिंक बोलवर्म भी एक बड़ा रीज़न है। और कहीं ना कहीं पिंक बोलवर्म की वजह से बीटी कॉटन वाला जो सिचुएशन है, ये भी हमारा फेल होता हुआ नजर आया। अब इतना ज़्यादा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में डिटेल्स क्या है। सबसे पहले आप थोड़ा सा डेटे पे आइए, डेटा पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा शिफ्ट तो हुआ है यार। एक समय पर जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज उल्टा हो रहा है, आज हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यही है कि भले ही यहाँ पर 2 या 3 में बीटी कॉटन की हमने सबसे बड़ी सक्सेस देखी हो कि हमने एक ऐसा कपास बना लिया जिसपे कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक झटका लग गया हमको। झटका ये हो गया कि भैया पिंक बोलवर्म की एंट्री हो गई। अब पिंक बोलवर्म जो थे ये बीटी कॉटन पे भी हावी पड़ गए, और हावी पड़ गए तो यहाँ पर इस कॉटन को उन्होंने खाना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? तो हमने कुछ नई वैरायटीज़ को डेवलप करना शुरू किया। अब नई वैरायटीज़ को यहाँ पर डेवलप करते, उससे पहले पिंक बोलवर्म ने अपना काम कर दिया। इंडिया की प्रोडक्टिविटी रह गई पीछे। हम ज़्यादा फिर कुछ ग्रो नहीं कर पाए इस पर्टिकुलर सेक्टर में आज तक। और जबकि दूसरे देश की बात करेंगे तो जिसमें चाइना, यूएस, ब्राज़ील ये आगे निकल गए। तो टाइम मिला, इंडिया जहाँ पे थमा उतनी देर में ये देश आगे निकल गए। समझ रहे हैं? तब सिचुएशन पलट गई। तब तक जब यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा था भारत, अब जरूरत पड़े कि भाई हम इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे, हमारी देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, हम उनकी डिमांड पूरी कर दें या एक्सपोर्ट करें। डिमांड पूरी करने के साथ साथ हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो आज
इंडिया का जो कॉटन इंपोर्ट है वो राइजिंग पॉइंट पर है, बढ़ रहा है। इंडिया आज खुद जो एक समय पर इनको कॉटन बेचा कर रहा था, आज अमेरिका से कॉटन ले रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कॉटन इंपोर्ट कर रहा है, ब्राजील इजिप्ट से कॉटन इंपोर्ट कर रहा है, और हमारा इंपोर्ट बिल डबल होता चले जा रहा है। डबल, आप इमेजिन करो, डबल, दुगना हो गया इंपोर्ट बिल। एक समय पर हम $518 बिलियन का कपास खरीद रहे थे, अब 2024-25 में सीधा यहां पर $1000 मिलियन से ऊपर का खरीद रहे हैं। दुगना हो गया इंपोर्ट। मतलब कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ तरीके से कॉटन क्राइसिस हो रहा है इंडिया में, जिस वजह से यहां पर ये इंपोर्ट बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये कॉटन क्राइसिस होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट यहां पर इसका यह है, हमारे जो भारत के किसान हैं, इंडियन फार्मर्स, उनको कोई ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया टेक्नोलॉजी मिल नहीं रही है, उनको वही कॉटन उगाना पड़ रहा है, भले उनको अमाउंट मिले ना मिले। जबकि दुनिया भर में बड़े बड़े कंपटीटर खड़े हुए हैं, वो अपने देश के फार्मर्स को इस पर्टिकुलर सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बात हो रही थी बीटी कॉटन की, सर कीड़ा नहीं लगेगा, तो अब बीटी कॉटन इतना ज़्यादा इफेक्टिव तो रह नहीं गया। पिंक बोलवॉर्म ने सारी इफेक्टिवनेस खराब कर दी बीटी कॉटन की। समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस में बड़े चेंजेस आते हैं, हमारे किसानों को ज़्यादा अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है, वो खुद इंडस्ट्री छोड़कर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। यह है बड़ी प्रॉब्लम। अब एक और सुनिए, अब इसी कपास का हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ा बनाने में, है ना, इसी कॉटन का इस्तेमाल होता है ना क्लॉथ्स वगैरह बनाने में। तो इस वजह से जब कॉटन का प्रोडक्शन कम हुआ तो हमारे देश में टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक बड़ी गिरावट आ गई। जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है दोस्तों, यहां पर भी दिक्कत आ रही है। कपड़ा जो हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे अब कम करने लगे, अब इस इंडस्ट्री में भी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। और जो कॉटन इंपोर्ट हो रहा है ये भारत को कहीं ना कहीं चुभ रहा है, हर्ट कर रहा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व को, क्योंकि जहां से पैसा कमा रहे थे अब उसी वजह से पैसा देना पड़ रहा है अलग अलग देशों को। यह है रीजन। तो लास्ट में यहाँ पे राइटर ने, क्योंकि एक एडिटोरियल है तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज मैटर करते हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पर सजेशन दिए हैं। आखिरकार हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? सबसे पहली जो आवश्यकता है हमें वो है साइंस बेस्ड अप्रोच ओवर एक्टिविज्म की। जो पॉलिसी होनी चाहिए वो पॉलिसी रिसर्च के बेसिस पे होनी चाहिए। आपको यहाँ पे काम करना होगा, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने होंगे। जो ये आपने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करा था, बीटी कॉटन को बनाया था, इसको रिवाइव कीजिए, कुछ बदलाव कीजिए इसमें। आप अभी तक बोलगार्ड 2 करके कॉटन लेकर आए हैं, आप नया वेरिएंट तैयार कीजिए, एक ऐसी नई वैरायटी बना लो जो पिंक बोलवॉर्म को भी मात दे। आपका फिर से कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ में लेकर आओ, वो साथ में मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और ऐसा करने में अगर सफल हो गए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो इंपोर्ट के ऊपर आज निर्भरता है वो वापस से कम होना शुरू हो जाएगी, वापस से हम अपने पुराने वाले ट्रैक पर आ जाएंगे। समझ रहे हैं? नाउ चाहो तो दोस्तों यहाँ पर अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसका आंसर सबमिट कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन यह है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंडियाज डिक्लाइनिंग कॉटन प्रोडक्शन डिस्पाइट अर्लियर सक्सेस विद बीटी कॉटन। आखिरकार वो कौन कौन से कारण हैं भारत का ये कॉटन प्रोडक्शन की गिरावट में, जबकि हमें बीटी कॉटन में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बताइए क्या क्या पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं इस मामले को वापस से सुधारने के लिए। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखना चाहें पेपर में लिखकर सबमिट कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अपने आंसर्स को लिख लिख कर वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट सबमिट करते हैं, आप भी सबमिट कीजिए, एक दूसरे के आंसर को चेक कीजिए, देखिए है ना कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती है। और उसके बाद में बस खाली इतना ही करना, ज़्यादा फालतू की बातों मत लगना। तो बस खाली ये थोड़ा एक दूसरे को बताओ, सीख लो एक दूसरों से, है ना। यही तो हेल्प है और यही आंसर राइटिंग करने का तरीका है। आपको कुछ मिला एक्स्ट्रा, आपने अपने पॉइंट्स में, अपने नोट्स में ऐड कर लिया, और दूसरे वाले को मिला, उसने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ी, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, एक दूसरे से सीखने को मिल रहा है। यही है दोस्तों यहाँ पे साथ मिलकर प्रिपरेशन करने का तरीका। समझ रहे हैं? चलिए फिर, ये था आज का सेशन। आप सोचोगे सर आप क्वेश्चन नहीं लेकर आए, यार आज के क्वेश्चन मैं कल दूंगा, क्वेश्चन है मेरे पास में, परेशान मत होइएगा। चाहो तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करवा दूंगा या क्वेश्चन को कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब चैनल पे डलवा दूंगा। करना क्या है, आप प्लीज़ शांत रहना, और क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के। इससे क्या होगा, कल आपका रिविजन भी हो जाएगा, फिर कल के लेक्चर के परसों डिस्कस करेंगे तब भी रिविजन हो जाएगा। तो
आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले थोड़ी देर में द हिंदू के साथ मिलेंगे, रेडी रहना। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।